प्लान बी, जब कोई रास्ता नहीं होता, जासूस सीरीज। वक्त बादशाह और कायनात की हर शय इसकी राया है, लेकिन इसकी ना कोई शक्ल है और ना ही वजूद है। इसके बावजूद यही वक्त रूप बदल बदल कर सामने आन खड़ा होता है, जिसकी गर्दिश इंसान की जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। ये एक ही पल में किसी को बादशाहत से नवाजता है और किसी को जमीन की खाक चाटने पर मजबूर कर देता है। कभी दिन और रात में ढलकर उम्र रवा का नाम पाता है और मौसम की तरह गुजर जाता है। कभी मेहरबान और मुखलिस दोस्त बन जाता है और कभी सफाक दुश्मन का किरदार अदा करता है। कभी मोहब्बत बनकर होंठों पर हंसी बखेरता है और कभी दर्द की सूरत आंसू बनकर दिलों में घाव डाल देता है। क्योंकि ये किसी का गुलाम नहीं, इसीलिए किसी की परवाह भी नहीं करता, लेकिन इतना संग दिल है जो इसकी परवाह नहीं करता। उसे ऐसी मार मारता है कि पीने को 2 बूंद पानी तक नहीं मिलता, और इतना बेईमान भी है कि जिस पर अपनी मर्जी से मेहरबान हो जाए उसके लड़खड़ाते कदमों से भी कदम मिलाकर अरूज अता करता है, मगर शरारत से पलटकर उनकी तरफ भी देखता है जिन्हें वो बीच भंवर में तन्हा छोड़ आता है। वो भी एक ऐसे ही मेहरबान लम्हे का असीर था जिसे ये तक खबर ना थी कि वो कौन है और किस खानदान से वाबस्ता है, जिसकी अपनी कोई शिनाख्त ना थी। इसके बावजूद इसकी दास्तान हयात में चाहने वालों की कमी ना थी। 2 मुख्तलिफ मुआशरों और तहजीबों का हसीन इम्तिजाज, एक ऐसा सिलसिला जो बरसों याद रहेगा। मौत के कुएं में भी वक्त जिसका हमरकाब था, एक ऐसे पुरअज़म बाजीगर की बाजीगरी, सनसनीखेज वाक़यात पर मुश्तमिल एक दिलरुबा दास्तान। वक्त का बादशाह। किस्त नंबर 1। मई का महीना करीबुल ख़त्म था। मौसम गर्मा बड़ी तेजी से अपने जोबन की जानिब कदम बढ़ा रहा था। अगरचे दिन ढल चुका था और रात ने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया था, ताहम फिजा में अभी तक एक खास नोयत की हिद्दत और शिद्दत मौजूद थी। मेरे मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रहा होगा। ये बैरूनी दर्जा हरारत का जिक्र है, जबकि मैं तो इस वक्त ठंडेठार स्टोर के अंदर था। ये स्टोर सर्कल ए के नाम से जाना जाता था। सर्कल ए एक ग्रोसरी स्टोर था जो बराजोरिया काउंटी में एक खासी शोहरत का हामिल था। बराजोरिया अमेरिकी रियासत टेक्सास में वाक़ काउंटी है, जिसके शहर एंगलटन में सर्कल ए ग्रोसरी थी, जहां मैं इवनिंग शिफ्ट में काम करता था। कराची और टेक्सास का मौसम कमोबेश एक जैसे ही है। वो टेक्सास के मुख्तलिफ शहर खुसूसन एंगलटन अपने माहौल के बाइस दिखने में भी कराची जैसे ही नजर आता है, क्यों महसूस होता है जैसे हम गुलशन इकबाल या नॉर्थ नाज़िमाबाद में घूम रहे हों। इवनिंग शिफ्ट में हम 2 अफराद पूरे स्टोर को संभालते थे। हमारी ड्यूटी दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक थी। मॉर्निंग शिफ्ट सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक हुआ करती थी, और इस शिफ्ट में भी 2 ही अफराद काम करते थे। मुज़ाफ़ात में वाक़ होने की वजह से सर्कल ए में तीसरी शिफ्ट में काम नहीं होता था। रात 11 बजे स्टोर बंद कर दिया जाता, जबकि रौनक वाले पुरहजूम शहरों में इस नोयत के स्टोर 24 घंटे खुले रहते थे, और रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक वाली तीसरी शिफ्ट को ग्रेवयार्ड शिफ्ट के नाम से याद किया जाता था। मैंने दीवारगीर क्लॉक पर निगाह डाली। क्लॉक रात के 10 बजे का वक्त बता रहा था। मेरी छुट्टी में 1 घंटा बाकी था। आज मुझे छुट्टी का इंतजार इसलिए भी था कि यहाँ से निकलने के बाद मुझे शारों से मुलाकात करनी थी। शारों मेरी खासुल खास दोस्त थी। शारों का ताल्लुक ब्राजील से था। वो एक तवील अरसे से टेक्सास में ही मुकीम थी। हमारी दोस्ती ज्यादा पुरानी नहीं थी, ताहम इसे गहरी दोस्ती जरूर कहा जा सकता था। मेरे साथी नज़ार ने मुझसे कहा, अली, लगता है कि गर्मी ने कस्टमर्स की मत मार दी है। वो हमारे स्टोर का रास्ता ही भूल गए हैं। अगर वो स्टोर का रास्ता भूल गए होते तो हमारे कूलर्स से इस तीसरी मरतबा खाली ना होते। मैंने स्टोर के कोने में मौजूद कूलर्स की जानिब इशारा करते हुए कहा, कूलर्स अमेरिकी स्टोर्स की एक मखसूस इस्तिलाह है। आप इसे किंग साइज के फ्रिज समझ लें। कूलर्स में तमाम अक़साम के सॉफ्ट ड्रिंक्स, बेयर्स और टेट्राइड के टिन रखे जाते हैं ताकि वो ठंडे रहें। टेट्राइड के टिन में ग्लूकोज का पानी होता है जो मौसम गर्मा में बहुत चलता है। सर्कल ए में लिक्योर यानी शराब फरोख्त नहीं की जाती। तुम ठीक कहते हो अली, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, और ये गर्म मौसम का असर है। खैर, स्टोर बंद करने से पहले तुम्हें कूलर्स को भरना होगा। बेशक, ये तो जॉब का हिस्सा है नज़ार, मैंने कहा। मॉर्निंग शिफ्ट वालों को हर शय रेडी मिलनी चाहिए। नज़ार का ताल्लुक पाकिस्तान से था। इसकी फैमिली कराची में रहती थी। इसने अमेरिका में ही शादी कर ली थी और अपनी बीवी के साथ एंगलटन में ही रहाइश पजीर था। इनकी कोई औलाद नहीं थी। नज़ार की उम्र 26 साल थी और वो इस्माइली कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता था। वो कई साल पहले टेक्सास आया था और फिर यही का होकर रह गया था। हमारे दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी था कि 2 मैक्सिकन लड़के स्टोर में दाखिल हुए। दोनों की उम्र 25 के करीब रही होगी। वो शुरू तो शक्ल से बड़े बेपरवाह और आवारा दिखाई देते थे। टेक्सास में मैक्सिकन और रेड इंडियन अफराद की अच्छी खासी तादाद पाई जाती है।
یہ لوگ بڑے جفاکش اور سخت جان ہوتے ہیں، محنت مزدوری کے کاموں میں زیادہ تر یہی نظر آتے ہیں۔ دونوں میکسیکن نے اسٹور میں آنے کے بعد کسی چیز کا آرڈر نہیں دیا، بلکہ متلاشی نظروں سے اسٹور کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گئے۔ جس شیلف پر تیل کی بوتلیں اور گیلن رکھے تھے، اس شیلف کو انہوں نے بغور دیکھا، پھر اسٹور میں نصب CCTV کیمروں پر نگاہ ڈالی اور چپ چاپ اسٹور سے باہر نکل گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نزار نے بیزاری سے کہا۔ اگر کچھ خریدا نہیں تھا تو پھر اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ خامخواہ اپنا اور ہمارا وقت برباد کیا۔ نزار کا اشارہ ان دو میکسیکن کی طرف تھا جو چند لمحے پہلے اسٹور سے خالی ہاتھ رخصت ہوئے تھے۔ میں نے کولرز کی سمت بڑھتے ہوئے کہا، نزار، ہماری تو ڈیوٹی ہے جس کی ہمیں تنخواہ ملتی ہے، لہٰذا ہمارا وقت برباد ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جہاں تک ان کے وقت کے برباد ہونے کا تعلق ہے تو ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ تم نے وہ شعر نہیں سنا؟ کون سا شعر؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ میں نے کولرز کو بھرتے ہوئے جواب میں یہ شعر سنایا، کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، یار علی تم بھی کمال کرتے ہو۔ اس کی بیزاری میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے اپنے کام کو جاری رکھتے ہوئے پوچھا، میں نے ایسا کیا کر دیا جو تمہیں کمال نظر آ رہا ہے؟ کولرز کی فیلنگ تو روز کا معمول ہے یار، میں کولرز کی فیلنگ کی بات نہیں کر رہا۔ وہ جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا، اس سردیوں کی نہیں، گرمیوں کی شام ہے۔ اوہ، میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، کیا فرق پڑتا ہے یار، شام تو شام ہی ہوتی ہے، گرمیوں کی ہو یا سردیوں کی۔ اور جہاں تک ان دو میکسیکن کا تعلق ہے تو یار، یہ گاہک ہیں، کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں موت اور گاہک کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر وہ دونوں میکسیکن دوبارہ اسٹور میں داخل ہوئے۔ اس وقت کاؤنٹر پر نزار اکیلا ہی تھا، میں عقبی حصے میں کولرز کی فیلنگ میں مصروف تھا۔ انہوں نے نزار کو 1 لیٹر آئل والی بوتل خریدی اور ان میں سے تیل والی بوتل لے کر اسٹور سے باہر نکل گئے۔ دوسرے نزار سے پوچھا، آئل کی کتنے پیسے ہیں؟ نزار نے سی قیمت بتا دی۔ میکسیکن نے رائے کی جب جیب سے پرس نکالنے کے بجائے گن نکال لی اور نزار کو نشانے پر رکھتے ہوئے غرایا، کیش سب کچھ میرے حوالے کر دو، ہری اپ۔ کولرز کے ساتھ مصروف میرے ہاتھ رک گئے اور میں نے پلٹ کر کاؤنٹر کی طرف دیکھا۔ شاید میکسیکن نے میرے چہرے پر کسی قسم کی موم جو کے تاثرات دیکھ لیے۔ وہ گن کو لہراتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں بولا، کوئی ہوشیاری نہیں ورنہ گولی مار دوں گا۔ اس قسم کی صورتحال کے اسٹور کے مالک نے ہمیں واضح احکامات دے رکھے تھے، ہمیں کسی بھی قیمت پر مزاحمت نہیں کرنا تھی، لہذا نزار نے باز کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنا پرس میکسیکن کے حوالے کر دیا۔ اس کے علاوہ کیش رجسٹر میں جتنے پیسے تھے وہ رقم بھی بے چرا اس گن بردار کو تھما دی۔ میکسیکن ڈاکو نے مار سمیٹنے کے بعد گن چلا دی۔ پہلی گولی نزار کے سینے میں لگی اور وہ کاؤنٹر کے پیچھے ڈھیر ہو گیا۔ دوسرا فائر اس نے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے کیا تھا اور اس کا ٹارگٹ میں تھا، مگر نشانہ خطا ہو گیا، چنانچہ میں سلامت رہا۔ اس صورتحال نے مجھے بری طرح بوکھلا کر رکھ دیا۔ ٹیکساس اسٹیٹ میں چوری ڈکیتی کی واردات کوئی نئی بات نہیں تھی، اس لیے ہمیں مزاحمت کی اجازت نہیں تھی، لیکن یہاں تو سب کچھ خلاف توقع ہوا تھا۔ نزار نے گن بردار میکسیکن کا مطالبہ پورا کرتے ہوئے سارا کیش اس کے حوالے کر دیا تھا، پھر فائرنگ کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ میں بجلی کی صورت سے چلتے ہوئے کاؤنٹر پر پہنچا اور کاؤنٹر کے پیچھے اسٹور کے فرش پر پڑے نزار کا جائزہ لیا۔ وہ شدید زخمی تھا، گولی نے اس کے دل کو چھید ڈالا تھا، سینے پر سے اس کی شرٹ خون میں تربتر ہو رہی تھی، اس کے بدن کو ہلکے جھٹکے لگ رہے تھے، وہ بھی زندہ تھا، اسے فوری طبی امداد کی ضرورت تھی۔ ان لمحات میں میرا ذہن برق رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ میں نے اگلے لمحے انگلٹن پولیس ڈپارٹمنٹ کو فون کر کے اس سانی کی اطلاع دی۔ اس کے ساتھ میں نے 911 پر بھی ایک کال مار دی۔ اس کے بعد میں نے اسٹور کے مالک کو فون کیا۔ دوسری طرف فوراً کال اٹینڈ کر لی گئی۔ باس نے پوچھا، علی خیریت، تم کافی گھبرائے ہوئے لگ رہے ہو، اسٹور میں ڈکیتی کی واردات ہو گئی ہے۔ میں نے بتایا۔ میکسیکن ڈکیت سارا کیش لوٹ کر لے گئے اور نزار کو انہوں نے گولی مار دی۔ آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ کیا؟ دوسری جانب باس اچھل پڑا۔ میں نے تم لوگوں کو سختی سے منع کر رکھا ہے نا کہ کسی قسم کی مزاحمت نہیں کرنا۔ نزار نے مزاحمت نہیں کی تھی باس، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ پھر باس کی حیرت بھری آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ لگتا ہے اس میکسیکن کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ تم نے 911 پر کال کی؟ جی کر دی، اور انگلٹن پولیس ڈپارٹمنٹ والوں کو بھی اطلاع دے دی۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، باس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ باس کی رہائش شوگر لینڈ کے علاقے میں تھی، جو انگلٹن لگ بھگ 79 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہ کم و بیش 50 منٹ کی ڈرائیو تھی، جب انگلٹن پولیس ڈپارٹمنٹ صرف 1.5 کلومیٹر دور کینن ڈرائیو پر تھا۔ یہ چند منٹ کا فاصلہ تھا،
गोया अब तब में पुलिस वहां पहुंचने वाली थी। स्टोर के अंदर होने वाली फायरिंग की आवाज़ बाहर भी सुनी गई थी। हमारे पड़ोस में जो घर था वहाँ से दो अफराद निकलकर मेरे पास पहुंच गए और सूरत हाल को जानने के लिए मुझसे मुख्तलिफ किस्म के सवालात करने लगे, लेकिन मुझे ज़्यादा देर तक इनके सामने जवाबदेह नहीं होना पड़ा, क्योंकि अगले लम्हे फिजा में हेलीकॉप्टर की मखसूस आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर जल्द ही वो हेलीकॉप्टर दिखाई देने लगा। यकीनन ये पुलिस वाले ही थे। सर्कल ए ग्रोसरी के सामने अच्छी खासी खुली जगह थी। हेलीकॉप्टर को बड़ी महारत के साथ वहाँ उतार लिया गया। हेलीकॉप्टर के अंदर से 4 अफराद बरामद हुए। इनके बदन पर पुलिस का मखसूस यूनिफॉर्म था। इनमें से 2 ने एक स्टिचर उठा रखा था। वो लोग स्टोर के अंदर पहुंचे और आने वाहिद में उन्होंने शदीद जख्मी नज़ार को स्टिचर पर डाला और हेलीकॉप्टर की जानिब दौड़ पड़े। बाकी 2 पुलिस वाले मेरे पास रुक गए। उनमें से एक सीनियर था। इसे चलने में सोचा, फिर दूसरे से कहा, तुम भी साथ जाओ। ओके सर, उसने फर्माबरदारी से कहा। लड़की की हालत ठीक नहीं। ऑफिसर ने तशवीश भरे लहजे में कहा, फौरन सिटी अस्पताल पहुंचो, मैं अस्पताल में फ़ोन कर देता हूं। पहले स्ट्रेचर को हेलीकॉप्टर में मुंतकिल किया गया। फिर तीसरा पुलिस वाला भी हेलीकॉप्टर पर सवार हो गया। अगले ही लम्हे हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद हो रहा था। मैं धीरे धीरे में नज़ार की सेहत और सलामती के लिए दुआ कर रहा था। हरमन मेमोरियल सिटी अस्पताल ह्यूस्टन में था और ये अस्पताल गेसिस रोड पर वाक़ था। ह्यूस्टन और इंग्लैंड के दरमियान 71 किलोमीटर का फासला था। इसलिए नज़ार को हेलीकॉप्टर के जरिए ह्यूस्टन मुंतकिल किया गया था ताकि इससे जल्द अज जल्द पूरी तिब्बी इमदाद दी जा सके। पुलिस अफसर ने मेरी तरफ मुतवज्जो होने से पहले 2 फ़ोन किए, एक सिटी अस्पताल ह्यूस्टन और दूसरा पुलिस स्टेशन। इसने अपनी मदद के लिए डिपार्टमेंट से 2 अफराद बुलाए थे। जिस दौरान में नज़ार को हेलीकॉप्टर में मुंतकिल किया गया, पुलिस ऑफिसर क्राइम सीन यानी जय वकूअ का अच्छी तरह जायजा ले चुका था। हमारा नाम? इसने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए सवाल किया। मैंने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, असद अली। सर्कल ए पर कब से काम कर रहे हो? तकरीबन 1 साल से। जिस लड़के को गोली लगी उसका नाम क्या है? नज़ार। जिस वक्त ये वाक़या पेश आया तुम दोनों के अलावा स्टोर में वो कौन था? फिर सर्ज रफ्ता रफ्ता तफ्तीश को आगे बढ़ाने लगा। कोई नहीं। मैंने नफी में गर्दन हिलाई। सिर्फ हम 2 ही थे। स्टोर का मैनेजर कहाँ है? अमेरिका में स्टोर के मालिक को मैनेजर कहा जाता है। मैंने बताया, बास अपने घर में है। मैंने इसे वाकई की इत्तला दे दी है। तुम्हारे मैनेजर का नाम क्या है और वो कहाँ रहता है? जैक ख्वाजा। मैंने बताया, वो फेयरमाउंट अपार्टमेंट्स शुगरलैंड में रहता है। हमारे बास का असल नाम जुल्फ़िकार ख्वाजा था। अमेरिकन स्टाइल के मुताबिक इसने अपना नाम जैक ख्वाजा रखा था। तुम सर्कल ए में पहले कहाँ काम करते थे? कहीं नहीं, मेरी पहली जॉब है। मैं स्टूडेंट हूँ। गुड। इसने साइसी नज़रों से मुझे देखा और पूछा, क्या पढ़ रहे हो? साइकोलॉजी। ब्रेसपुर कॉलेज से बैचलर की डिग्री कर रहा हूँ। इम्तिहान दे चुका हूँ, आजकल फारिग हूँ। तुमने बताया कि 2 मैक्सिकन लड़के स्टोर में आए थे। वो तफ्तीश के सिलसिले को दराज करते बोला। एक ऑयल की बोतल लेकर बाहर चला गया, दूसरे ने गन निकालकर कैश लूटा और तुम्हारे साथी को शूट कर दिया। जो वाक़या पेश आया मैंने आपको वही बताया है। क्या तुम्हारे साथी और मैक्सिकन के बीच कोई तरफलामी हुई थी? ऑफिसर ने सब्सार किया, जिससे मुश्तिल होकर मैक्सिकन ने गन निकाल ली हो। सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने साफ़गोई का मुजाहरा करते हुए बताया। मुझे वो मैक्सिकन नफसियाती मरीज लगता है। मुझे भी। ऑफिसर ने साइजी अंदाज में गर्दन हिला फिर पूछा, वो कितना कैश लूट कर ले गए? तकरीबन $1000। रोज़ाना दिन में 12 और 1 बजे के दौरान में बास स्टोर का चक्कर लगाता है और कैश का ज़्यादातर हिस्सा अपने साथ ले जाता है। मैक्सिकन ने जिस वक्त तुम्हारे साथी को शूट किया तुम कहाँ थे? मेरा मतलब है स्टोर के किस हिस्से में थे? मैं कूलर्स में फीलिंग कर रहा था। मैंने स्टोर के अखबी हिस्से में वाक़ कूलर्स की जानिब इशारा करते बताया। ऑफिसर सुबह कदमों से चलते हुए कूलर्स के करीब गया। फिर चंद लम्हात तक वो कूलर्स के गिरदो पेश का तनकीदी जायजा लेता रहा। इसकी मुकाबी निगाह कुछ तलाश करने की कोशिश कर रही थी। फिर वो मेरी जानिब मुतवज्जो होते हुए बोला, तुम्हारे बयान के मुताबिक मैक्सिकन ने 2 फायर किए थे, एक तुम्हारे साथी नज़ार के सीने पर और दूसरा तुम पर। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नो सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने अफसर की तायद में कहा, ऐसा ही हुआ था। एक गोली नज़ार के सीने में लगी और दूसरी गोली। इसने ड्रामाई अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा और मेरी आंखों में दूर तक झांकते हुए सनसनीखेज लहजे में सवाल किया, मिस्टर अली, दूसरी गोली कहाँ गई? मुझे ये समझने में दुश्वारी महसूस नहीं हुई कि वो मुझे शक की निगाह से देख रहा था। मैंने एहतजाजी अंदाज में कहा कि आपको मेरी बात का यकीन नहीं? बात यकीन और बेयकीनी की नहीं मिस्टर अली। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते बोला, पुलिस को हर चीज़ का सबूत चाहिए होता है। अगर एक गोली तुम पर भी चलाई गई थी और तुम उस गोली से महफूज रहे तो फिर उसूल के मुताबिक वो गोली यही की होना चाहिए नहीं? जी बिल्कुल होना चाहिए, मैंने इस बात में जवाब दिया।
और वो कहीं भी नहीं है। ऑफिसर ने एक खास अंदाज में कंधे झुका दिए। आप तलाश करें, मैं इतने कह सका। गोली आपको जरूर कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ठीक कहते हो। वो शख्स ज़रा नजर से मुझे देखते हुए बोला, अगर दूसरी गोली चली है तो फिर इसे जरूर मिल जाना चाहिए। शायद ऑफिसर सोच रहा था कि मैं दरोगोई से काम ले रहा हूँ, इस वारदात में मेरा कोई हाथ है और मैं खुद को बचाने के लिए इसे कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा हूँ। इस दौरान में ऑफिसर की मदद के लिए पुलिस डिपार्टमेंट से एक गाड़ी में 2 पुलिस वाले वहां पहुंच गए। ऑफिसर ने इन्हें जरूरी हिदायत दी और मुझे लेकर काउंटर की जानिब आ गया। अगले लम्हे इसके सेल फोन की घंटी बज उठी। ऑफिसर ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, यह सिर्फ दूसरी तरफ की बात सुनने लगा। मेरी निगाह इसके चेहरे पर जमी हुई थी और मैं इसके चेहरे की तेजी से बदलते तासुरात देखकर तशवीश में मुब्तला हो गया। इसने इसरारी अंदाज में 2-3 मरतबा यस कहा, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, ओके, तुम आके मामला संभालो। कॉल खत्म हुई तो मैंने ऑफिसर से पूछा, खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है। वो एक बोझल सांस खारिज करते हुए बोला, क्या मतलब? मेरी तशवीश में इजाफा हो गया। एक बुरी खबर है। वो मेरी आंखों में देखते बोला। मैंने लुकनज़दा लहजे में पूछा, कैसी बुरी खबर? नज़ार चला गया। वो गहरी संजीदगी से बोला, अस्पताल पहुंचने से पहले हेलीकॉप्टर में ही वो खत्म हो गया। सो सैड। मेरा दिल कटकर रह गया। गुज़श्ता 1 साल में नज़ार के साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात उस्तवार हो चुके थे। हमारे बीच गहरी दोस्ती कायम थी। इसकी नागहानी मौत का सुनकर मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरे हाथ पांव से जान निकल गई हो। मेरे ज़हन में अचानक वो गुफ्तगू ताज़ा हो गई जो थोड़ी देर पहले हम दोनों के बीच हुई थी। मैंने इसकी किसी बात के जवाब में कहा था, नज़ार, मौत और गाहक का कोई भरोसा नहीं होता, ये किसी वक्त भी आ सकते हैं। काश मैंने ऐसा ना कहा होता। मुझे क्या मालूम था कि मेरे अल्फाज ये हकीकत का रूप धार लेंगे। गाहक और मौत दोनों एक साथ स्टोर में दाखिल हुए और हंसते मुस्कुराते नज़ार की जिंदगी का चिराग गुल हो गया था। इससे पहले कि ऑफिसर मुझसे मजीद कोई सवाल करता, मेरा सेल जाग उठा। मैंने सेलफोन की डिस्प्ले पर नजर डाली। वहाँ शाहरुख का नाम चमक रहा था। मैंने ऑफिसर की जानिब सवाल अंदाज में देखा। इसने पूछा, कौन है? एक दोस्त का फोन है, मैंने बताया। गर्लफ्रेंड? यस, अटेंड करो। वो ताकमाने लहजे में बोला। मैंने कॉल रिसीव कर कहा, हेलो शाहरुख, कैसे वली? वो चहकी, ठीक हूँ, मैंने गोलमोल जवाब दिया। कितनी देर में पहुंच रहे हो? वो खनकदार आवाज़ में मुसफसर हुई। 11 तो बज गए। स्टोर से कब निकलोगे? शाहरुख, आज की मुलाकात कैंसिल, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। क्यों, क्या हुआ? वो इस तरारी लहजे में बोली, स्टोर में डकैती की वारदात हो गई है। नज़ार को गोली लगी है और पुलिस तफ्तीश कर रही है। मैं भी स्टोर से नहीं निकल सकता। हम कल मिलेंगे। ओके, इसने कहा। फिर पूछा, नज़ार ठीक तो है ना? नहीं, मैंने दिल गिरफ्ता लहजे में बताया। ही इज़ डेड। माय गॉड, वो चिल्लाई। वेरी बैड। बहुत अफसोस हुआ। क्या तुम्हारी मैं मोरल सपोर्ट के लिए आऊँ? इसकी ज़रूरत नहीं, मैंने बोझल दिल से कहा। ओके, टेक केयर। शाहरुख की हमदर्दी भरी आवाज़ मेरी समाज से टकराई। अलविदाई कलिमात के बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया। हमारे मैनेजर को अब तक आ जाना चाहिए था। ऑफिस ने मुझसे कहा, वक्त 11 से आगे बढ़ चुका है। आप ठीक कहते हैं। मैंने तायद में गर्दन हिला दी। इसी लम्हे बास अपनी कीमती कार में वहां पहुंच गया। ऑफिस से मुझे छोड़कर बास के साथ मसरूफ हो गया। इनके बीच 15-20 मिनट तक खासी संजीदा गुफ्तगू हुई। वो दोनों मुझसे थोड़े फासले पर थे। मैं इनकी बातें नहीं सुन सकता था, ताहम मुझे अंदाज़ा लगाने में कोई दुश्वारी महसूस नहीं हुई कि इनके दरमियान मैं ही ज़ेर बहस था। ऑफिसर बात से बात करते बार बार मेरी तरफ भी देख रहा था। 12:30 बजे तक पुलिस की तफ्तीशी सरगर्मी जारी रही। फिर ऑफिसर अपने दोनों साथियों के हमरा स्टोर से रुखसत हो गया। जाने से पहले इससे मुझसे और बास से 2 टोक बातें की थी। मिस्टर जैक्स ने बास से कहा, कल स्टोर मामूल के मुताबिक खुलेगा। अभी हमारी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई, बाकी का काम हम कल करेंगे। वो नज़ार के लवाहिकीन को इस इंदोनाक वाक़ई की इत्तला भी दे दे ताकि वो अस्पताल से इसकी डेड बॉडी वसूल कर लें। फिर सर, जब ख्वाजा ने फरमा बरदारी से कहा, ये सब हो जाएगा। और तुम? ऑफिसर ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, जब तक नज़ार का कातिल गिरफ्तार नहीं हो जाता तुम टक्सौ से बाहर नहीं जाओगे। अगर कोई इमरजेंसी हो तो पहले पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करोगे, इसके बाद स्टेट से बाहर कदम निकालोगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? जी, अच्छी तरह समझ गया। मैंने इस बात में सर हिला दिया। इसने ताकीदी लहजे में कहा, जब तक इस केस की तफ्तीश चल रही है तुम स्टोर से छुट्टी नहीं करोगे। हम किसी भी वक्त तुमसे पूछताछ करने आ सकते हैं। और लम्हाती तवक्कुफ के बाद इसमें गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, और ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें पुलिस स्टेशन भी बुलाया जा सकता है। ओके सर, मैंने कहा।
आई एम एवर रेडी। पुलिस वालों के जाने के बाद बास मुझे घेर कर बैठ गया और इस वाक़े के बारे में मुख्तलिफ ज़ावियों से सवाल करने लगा। मैंने नहायत ही मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में से A to Z सारी कहानी सुना दी। अली, जो तुम पर भरोसा है, वो गहरी संजीदगी से बोला, तुम इस मामले में किसी भी तौर मुलविस नहीं हो, लेकिन पुलिस का ज़हन तुम्हारी तरफ से साफ नहीं है। मुझे इस बात का अंदाज़ा है बॉस, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। एनी हाउ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो सोच में डूबे लहजे में बोला, जब तुम्हारी कोई गलती नहीं तो फिर तुम्हारा एक भी बाल बिका नहीं होगा। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह। मैंने पुरसुक अंदाज में कहा, स्टोर बंद करें। या ख्वाजा ने सवाल नज़र से मेरी तरफ देखा। मैंने जवाबन कहा, श्योर। सर्कल एक ग्रोसरी की तारीख में आज पहली बार ऐसा हुआ था कि स्टोर रात 11 बजे के बजाय 1 बजे बंद हो रहा था। नज़ार को पेश आने वाला वाक़या मामूली नोयत का नहीं था और हमेशा गैर मामूली वाक़याती तारीख को तब्दील किया करते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, दास्तान अभी जारी है।